हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ 2020 शो के एपिसोड नंबर 6 की। तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचते हैं पहले क्वेश्चन पर कि बैथोलिथ्स और लैकोलिथ्स ये किसके फॉर्मेशन हैं, बैथोलिथ और लैकोलिथ किसके रूप हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें, उन चट्टानों का निर्माण क्यों होता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, अर्थ है। इस अर्थ के अंदर की तरफ आपको पता है पिघला हुआ लावा है, और ये पिघला हुआ लावा हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता है। ये जो भी कमज़ोर कड़ी को पाएगा उसी कमज़ोर कड़ी को तोड़ करके ऊपर आकर के और सतह पर ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। जब जब ये लावा ट्रैवल करते हुए ऊपर की तरफ आता है तो आसपास की अगर कोई भी जगह हो तो उन जगहों पर जाकर के भी डिपॉजिट हो जाता है। इसके अलावा ये बाहर जाकर के ज्वालामुखी फटने के बाद भी डिपॉजिट होता है। अंदर की तरफ जो डिपॉजिट होता है ये सारी की सारी इग्नियस रॉक्स, और बाहर की तरफ जो है वो भी इग्नियस रॉक्स ही हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कि ये रॉक्स जो बाहर की तरफ डिपॉजिट होती हैं ये जनरली बेसाल्ट रॉक्स होती हैं, और जो अंदर की तरफ डिपॉजिट होती हैं ये सभी इग्नियस रॉक्स होती हैं, जो मार्बल वगैरह निकलते हैं, ग्रेनाइट वगैरह पत्थर निकलते हैं। आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसा है क्या। देखें, नीचे की तरफ से लावा ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ। ये देखिए, ये लावे का कोर्स है। इस लावे का कोर्स में सबसे बड़ा जो कोर्स है इसे कहा गया बैथोलिथ। बैथोलिथ के बाद एक कोर्स जो आ करके थोड़ा छोटा लेकिन डिपॉजिट हो जाता है वो है लैकोलिथ। इसके अलावा सिल, डाइक, सिल वगैरह भी अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लावा के निकलने के समय किसी भी पृथ्वी की थोड़ी सी कमज़ोर सतह के अंदर घुस जाने पर, ठंडे होने पर निर्मित होते हैं। आगे बढ़े हम लोग और डिस्कस करते हैं कि अ ब्लॉक ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट दैट हैज़ रिमेन्ड इन पोजीशन व्हाइल द ग्राउंड अराउंड इट हैज़ सबसाइडेड इज़ नोन एज। भूपर्पटी का निकला एक ब्लॉक जिसके आसपास की ज़मीन धंस चुकी है उसे क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर है हॉस्ट। हॉस्ट कहते हैं। ये देखिए, आप इस इमेज में आसानी से देख पा रहे हो कि आसपास की ये ज़मीन धंस चुकी है और इसके ऊपर का जो ये हिस्सा है ये कहला रहा है हॉस्ट। वहीं जो धंसी हुई ज़मीन है उस धंसी हुई ज़मीन को कहते हैं ग्रेबन। तो याद रखिएगा, फिजिकल जियोग्राफी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से है। रोरिंग फोर्टीज़ क्या हैं, गरजता चालीसा क्या हैं, और इसका सही आंसर है नंबर 4, वेस्टर्ली विंड्स ब्लोइंग throughout the year over the oceans of southern hemisphere between 40 डिग्री एंड 50 डिग्री साउथ। 40 डिग्री और 50 डिग्री के बीच दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के ऊपर से वर्ष भर बहने वाली पश्चिमी हवाएं, आप देख सकते हो इन्हें। ये देखिए, आप जब नीचे की तरफ देखना शुरू करते हो, इस इमेज को देखना शुरू करो। इस इमेज में ये इक्वेटर है। इक्वेटर यानी इक्वेटर का जो कोण होता है वो होता है 0 डिग्री। यहाँ 40 से 50 डिग्री के बीच में, 40 से 50 के बीच में ये सारी रोरिंग फोर्टीज़, जिन्हें हिंदी में कहते हैं गरजता चालीसा। उसके नीचे 50 से 60, 50 to 60 में है फ्यूरियस 50s, जिन्हें कहा जाता है प्रचंड 50। और सबसे नीचे 60 to 70s में है स्क्रीमिंग 60s, जिन्हें कहा जाता है चीखती 60। ये अलग अलग नाम हैं इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हवाएं हैं और बहुत ही खतरनाक स्पीड में ये इन लैटिट्यूड्स के बीच, इन अक्षांश रेखाओं के बीच बहती हैं। आगे बढ़ें हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि साइक्लोन्स को हरिकेन कहाँ कहा जाता है। देखिए, साइक्लोन जो होते हैं वो एक तरह की ऐसी चीज़ है जहाँ पे देयर इज़ अ लो प्रेशर इनसाइड सराउंडेड बाई रिलेटिवली हाई प्रेशर आउटसाइड। इसमें समझने की कोशिश करिए कि अंदर की तरफ कम दाब का क्षेत्र निर्मित होता है और बाहर की तरफ अगर तुलनात्मक रूप में देखें तो ज़्यादा दाब का क्षेत्र होता है, और हमेशा ज़्यादा दाब के क्षेत्र से हवाएं कम दाब को भरने के लिए चारों तरफ से कुछ इस तरह से आती हैं, और इस तरह से आने की वजह से यहाँ पर घूम जाती हैं। ये घूमने की वजह से एक चक्रवात का निर्माण होता है, जिसे वैसे तो आप नॉर्मल छोटी सी भाषा में इसे बवंडर कहते हो, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर होता है जिसे हम लोग चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन जो शब्द है ये शब्द यूज़ किया जाता है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन का मतलब है हिंद महासागर में, जहाँ पर भी ये
पूरा का पूरा निर्माण होता है इसका, उसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं। इसके अलावा अगर यही साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी ऊपर की तरफ होता है चाइना के बॉर्डर में, तो वहाँ उसे टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज भी कहते हैं। और इसका सही आंसर है नंबर 3, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी। जो एरिया अमेरिका की तरफ है वहाँ पर इसे कहा जाता है हरिकेन। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में वेरी वेरी क्लियर कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ये ऊपर का हिस्सा है कनाडा और अमेरिका का, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये जो है साउथ अमेरिका कहा जाता है। इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीचों बीच ये देखिए यहाँ पर हरिकेन का निर्माण होता है। अब आप देखें ये बीचों बीच वाला जो एरिया है गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इससे ऊपर की तरफ हरिकेन, और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में भी ऊपर की तरफ हरिकेन। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया में सबसे लंबा अंतर्देशीय जल मार्ग है, और इसका सही आंसर है मिसिसिपी रिवर सिस्टम। मिसिसिपी रिवर सिस्टम का वाटरवे विच कवर्स मैरीटाइम इनलैंड ट्रांसपोर्ट रूट्स, यानी कि जो भी ज़मीन के नीचे आप समझ सकते हैं कि जलमार्ग जो है, जलमार्ग में मिसिसिपी नदी के बीचों बीच आप कोई भी नाव लेकर के कहीं पर जा सकते हैं। ये पूरा एक तंत्र जो मिसिसिपी नदी का तंत्र है, ये दुनिया का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग है। आप देखें अगर इसे 1.2 स्क्वायर माइल्स में, यानी कि लगभग 31 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका मतलब कि जहाँ पर कनाडा, यूएसए, मैक्सिको ये सब देश हैं, उस नॉर्थ अमेरिका देश में अगर अब यहाँ पे आप इसे जूमिंग करके देखो तो ये मिसिसिपी नदी है, मेनली मिसिसिपी नदी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऊपर की तरफ से लगभग कनाडा के बॉर्डर के पास से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है, और उसके बाद ये बहते हुए फिर फाइनली जा कर के मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन लगभग जितनी भी नदियाँ हैं जो कि अमेरिका के अंदर बहती हैं, वो सारी की सारी नदियाँ आ करके और इस मिसिसिपी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। आप देख सकते हो लगभग इसका जो अपवाह तंत्र है, वो अपवाह तंत्र पूरी नदियों को समेटे हुए है खुद में। छोटी छोटी नदियाँ जो कि आ करके इसकी सहायक नदियों में मिलती हैं, और फिर इसकी सहायक नदियाँ जो आ करके इस मिसिसिपी नदी में मिलती हैं। मिसिसिपी के बारे में एक बात और बता दूं, इसके पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तूफ़ान का, साइक्लोन का। हरिकेन जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से ऊपर की तरफ आने वाला तूफ़ान है इस डायरेक्शन में। मिसिसिपी नदी की जो घाटियाँ हैं, उन घाटियों में 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी एक तूफ़ान आता है, जिस तूफ़ान को हम लोग कहते हैं टॉर्नेडो। याद रखिएगा, ये शब्द याद रखें, टॉर्नेडो। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलने वाला तूफ़ान है, एक साइक्लोन है जो कि 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड क्या है। आगे बढ़े हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि महाबंदुला किस सेना का महान सेनापति था, और इसका सही आंसर है कि बर्मीज़ आर्मी। बर्मा की जो आर्मी थी उसका ये महान सेनापति था। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द रॉयल बर्मीज़ आर्म्ड फोर्सेस, यानी बर्मा की जितनी आर्म्ड फोर्सेस है उसका ये कमांडर इन चीफ यानी कि जनरल हुआ करता था। 1821 से लेकर के 1825 तक इन्होंने उस सेना का नेतृत्व किया और उसके कमांडर इन चीफ रहे। लेकिन 1825 में जब फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुआ तो उसके बाद ये पदच्युत हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले ये देख लीजिए कि ये जो व्यक्ति आपके सामने हैं यही हैं महाबंडला। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, who had been the first to emphasize the instruction in literature and science through the English language was essential for building a modern India। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से साहित्य और विज्ञान पे शिक्षा पर जोर देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और इसका सही आंसर है राजा राममोहन रॉय। ये देखिए आपके सामने इमेज है राजा राममोहन रॉय साहब की। राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी अकबर ने, याद रखिएगा। और ये अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नहीं है, ये अकबर शाह सेकंड है। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि 1828 में 1828 में देवेंद्र नाथ टैगोर की मदद से इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी।
जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय समाज से सभी कुरीतियों को ख़त्म करना है। कुरीतियाँ यानी एविल्स, बैड एविल्स जो भी हैं, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब का अंत करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। और उस समय का गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड विलियम बेंटेक हुआ करता था, उसने भी भारतीय समाज से इन सभी कुरीतियों को ख़त्म करने में राजा राम मोहन राय की काफ़ी सहायता की। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? और ये ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 भारतीय इतिहास का वो दिन जो कि एक मिस्टीरियस दिन भी कहा जाता है। इसके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है, ताशकंद फाइल्स, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका प्लॉट बताता हूँ। 1965 में हुई थी भारत और पाकिस्तान की जंग। उस समय पर जनरल अयूब खान ने उसे इंसाइट किया और इंसाइट करने के बाद भारतीय आर्मी ने जब रिटेलिएट किया तो भारतीय आर्मी तो लाहौर तक पहुँच गई थी और कुछ पोजीशंस में कश्मीर में भी पाकिस्तानी आर्मी भारत में घुस आई थी। ताशकंद एग्रीमेंट जब हुआ 1966 में, तो तब दोनों ही आर्मी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि ये अपने पोजीशन पर रिटर्न हो जाएं और जा करके वापस से अपने पोजीशन और अपनी पोस्ट को संभाल लें। जिस तरह से डी फैक्टो बॉर्डर, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में, और इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात में जो रेड क्लिफ लाइन है, वहाँ से वापस आकर के और अपने एरिया को सीड करें। तो ये कहानी थी ताशकंद एग्रीमेंट में। लेकिन यहाँ पर एक मिस्ट्री जिसकी बात की थी मैंने, वो मिस्ट्री है अबाउट हमारे एक प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। और लाल बहादुर शास्त्री साहब की मृत्यु इसी ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान हुई थी। ताशकंद तब उज्बेकिस्तान का एक शहर था जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था। आज वो उज्बेकिस्तान आज़ाद हो चुका है और वो सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु एक रहस्यमयी घटना थी। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी पता नहीं चला कि आखिर वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु क्यों हुई, जो कि हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज। गुप्त काल के दौरान एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? और इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट मैन, अ ग्रेट स्कॉलर। बहुत ही शानदार इन्होंने आर्यभट्टियम लिखी, सूर्य सिद्धांतिका लिखी, पाई के बारे में बताया इन्होंने। ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार करने का जो पूरा का पूरा श्रेय है वो आर्यभट्ट को जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना है कि वराह मिहिर कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने, वाग्भट ने कौन सा लिखा है, और भानुगुप्त जो कि गुप्त वंश का एक राजा हुआ करता था, क्या इसने भी कोई ग्रंथ लिखा है या नहीं लिखा है? आपको बताना ज़रूर है कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं विच स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट स्कूल। भारतीय कला के किस स्कूल को ग्रेको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है? और इसका सही आंसर है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की अगर स्टार्टिंग देखें तो स्टार्टिंग हुई थी इंडो यूनानी राजवंश मिनांडर जब वो राजवंश को बसाता है उस टाइम पर। पेशावर के आसपास तक उसका शासन हुआ करता था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में, जो कि आज के समय में है। और वहाँ पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को उन्होंने थोड़ा सा अपने समय पर ब्लूम किया। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बट लेटर कनिष्क जो कि एक कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ाया। उन्होंने मथुरा स्कूल भी बनाया, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी बनाया, और उनकी दो राजधानियां जो कि तब का पुरुषपुर आज का पेशावर और मथुरा, ये दोनों राजधानियां हुआ करती थी। और इन दोनों राजधानियों में इन्होंने सबसे पहले इस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर लॉर्ड बुद्धा, जो कि भगवान बुद्ध की आइडल्स बनाने का काम शुरू किया। भगवान बुद्ध की आइडल वर्शिप का जो तरीका है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा है। याद रखेंगे बौद्ध धर्म की जो दो प्रमुख शाखाएं हैं,
याद रखिए मैं कह रहा हूँ शब्द प्रमुख। जो दो प्रमुख शाखाएं हैं उन प्रमुख शाखाओं में एक हीनयान है जो कि गौतम बुद्ध के प्रतीकों और उनके सिंबल्स को, उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं, और दूसरा है महायान जो कि गौतम बुद्ध को ही भगवान मानते हैं और उनकी आइडल वर्शिप करते हैं। तो ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट उस समय पर बौद्ध धर्म के आइडल यानी गौतम बुद्ध की आइडल, और इसके अलावा इन्होंने तक्षशिला में इसको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ था। इसका सेंटर हुआ करता था तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं हु कैरेक्टराइजेस इंडियन यूनियन एज अ फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। भारतीय संघ को एक केंद्रीय प्रवृत्ति के साथ संघ के रूप में कौन दर्शाता है? कौन सा ऐसा राइटर है जिसने ऐसा लिखा है? और इसका सही आंसर है आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग, याद रखिएगा ये पॉइंट। फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि फेडरेशन एक ऐसी स्टेट्स का संगठन है जहाँ पे स्टेट्स के पास अपने खुद के कानून भी हो सकते हैं, स्टेट्स को बहुत सारी आज़ादी भी होती है। लेकिन भारत में अगर देखें तो स्टेट्स के पास आज़ादी है लेकिन लिमिटेड। स्टेट्स के पास कोई अपना कानून नहीं है। अब तक हुआ करता था जम्मू और कश्मीर के पास अपना खुद का एक संविधान और आर्टिकल 370 के अंदर उन्हें एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अब जब से जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है तो वहाँ पर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के बनने के बाद अब वहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बचा जो कि ये बताए कि भारत में फेडरेशन में कश्मीर के पास अपना अलग संविधान है। तो पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आइवर जेनिंग ने कहा था कि फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी भारत में सेंटर बहुत मजबूत है और सेंटर ही पूरे के पूरे भारत के एरियाज़ को और स्टेट्स को गवर्न करता है, जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों में ऐसा नहीं होता। लाइक रशियन फेडरेशन को आप देख लें या आप अमेरिका को भी देखें तो अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे कोई यूनियन नहीं है वो। और भारत यूनियन भी है और भारत में फेडरल नेचर भी है। हमने कनाडा से फेडरेशन वाला ये जो शब्द है फेडरल नेचर है ये अपने संविधान में डाला है। आगे बढ़ें हम लोग। हाउ मेनी मेंबर्स आर नीडेड टू सपोर्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं हमें राहुल गांधी का वो नो कॉन्फिडेंस मोशन याद आता है जो कि उन्होंने अर्लियर यानी इसके पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ लोकसभा में प्रस्तुत किया था। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? क्या होता है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो भी सरकार है, जब सरकार का निर्माण होता है उस समय पर अपनी स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपनी शक्ति को बताने के लिए कि हमारे पास इतने सदस्यों की शक्ति है, उसे बताने के लिए कोई भी सरकार अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन देती है, एक डेमो देती है और वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस मोशन कहलाता है। जबकि अगर ऑपोजिशन चाहे कि सामने वाला व्यक्ति ये बताए कि उसके पास क्या स्ट्रेंथ है या नहीं है तो ऑपोजिशन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आता है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट मात्र आपको 50 सदस्यों की है। 50 सदस्य मिल कर के आप ये पूछ सकते हैं कि आपके पास ये स्ट्रेंथ है या नहीं है। ऑपोजिशन पूछ सकता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको, पिछले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं कि अगर मान लीजिए डेमोन्स्ट्रेशन देते टाइम वोट टाई हो जाए तो क्या होगा? तो लोकसभा में जो स्पीकर होता है, स्पीकर अपना वोट कास्ट कर सकता है और स्पीकर का वो वोट कास्ट होगा तो ये डिसाइड होगा कि सरकार बनी रहेगी या लोकसभा भंग हो जाएगी। इंदिरा गांधी जी सबसे ज़्यादा उन्हीं के खिलाफ लाया गया था ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। 15 बार लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव उनके खिलाफ 3 बार, मोरारजी देसाई उनके खिलाफ 2 बार, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सभी के खिलाफ 1 बार ये लाया जा चुका है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में आज तक सिर्फ मोरारजी देसाई ही ऐसा हुआ है कि उन्होंने 1979 में अपनी सरकार से रिज़ाइन दिया है। अदरवाइज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाली सरकार के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कम हो जाएं और नो कॉन्फिडेंस में डिफीट हो जाए, उनकी कॉन्फिडेंस मोशन वो ना ला पाएँ जिससे उनकी डिफीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ करके डिस्कस करते हैं द नीड फॉर अ सेपरेट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाज फर्स्ट विजुअलाइज्ड बाय। सार्वजनिक उपक्रमों पर एक अलग संसदीय समिति की आवश्यकता की पहली परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? और इसका सही आंसर है लंका सुंदरम द्वारा। लंका सुंदरम जो हैं इन्होंने 1953 में ये बताया था कि देयर इज़ अ नीड फॉर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक अलग कमेटी होनी चाहिए। एस्टीमेट कमेटी थी हमारे पास, पब्लिक अकाउंट कमेटी थी हमारे पास, ये सारी की सारी कमेटीज़
मिला करके भी उस बेहतर रिपोर्ट को नहीं दे पा रहे थे जो कि हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स को प्रॉपरली टेक केयर कर सके। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये जो कमेटी है, ये समिति है, इस समिति में टोटल होते हैं 22 सदस्य, टोटल होते हैं 22 मेंबर, जिनमें से 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से और इसके अलावा 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि संसदीय समिति जो कि सार्वजनिक उपक्रमों पर बनती है, उसमें 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि हु सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रेदर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। किसने कहा था कि भारतीय संविधान सहायक संघीय विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, ना कि सहायक एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय राज्य की? और इसका सही आंसर है के.सी. वेयर। इन्होंने ही कहा था कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल नेचर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ अ क्वासी फेडरल नेचर कॉन्स्टिट्यूशन। क्वासी फेडरल नेचर का मतलब होता है अर्ध संघीय व्यवस्था। संघ के बारे में आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, संघ की बात हम लोग फेडरेशन का मतलब कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन अपॉइंट करता है, जिला न्यायाधीशों को कौन अपॉइंट करता है? और इसका सही आंसर है कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट उन्हें अपॉइंट करते हैं और उनको सलाह देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस भी प्रदेश में अपॉइंटमेंट है। मान लीजिए मैं बात करता हूँ आप गुजरात की, तो गुजरात में अगर कोई जिला है सपोज़ खेड़ा, तो उस खेड़ा ज़िले में अगर डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति होगी तो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन या उनके कंसल्ट करने के बाद गवर्नर नियुक्त करेंगे। आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? और इसका सही आंसर है सेकेंड 5 ईयर प्लान। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कैसे हुई और पंचवर्षीय योजनाएं किस तरह से चली। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखिए कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थीं उन्हें स्टार्ट किया गया था योजना आयोग द्वारा, जिसे हम प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अध्यक्ष हुआ करते थे खुद प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो चली थी 1951 से लेकर के 1956 तक, और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1961 तक। तो देखें 1951 से 56 जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि हम कृषि के क्षेत्र को डेवलप करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में अच्छा डेवलपमेंट करने के बाद फिर हमें ये समझ में आया कि हम एक डेवलपमेंट अब इंडस्ट्री सेक्टर में भी कर सकते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने पूरी तरह से इंडस्ट्रीज़ को बहुत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये सब जो स्टील प्लांट्स थे, इसके अलावा कुछ उस समय पर रेलवे, लोकोमोटिव फैक्ट्रीज़ और जो कोच कारखाने, ये सब कुछ बनाए गए। और इसके बाद फिर आगे चल करके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिमिटेड की स्थापना की गई 1974 में। 1974 में सेल की स्थापना की गई और उसके बाद सेल के अंडर ही इन सभी अलग अलग कारखानों को रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पूर्ण गरीबी। और पूर्ण गरीबी का मतलब होता है पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के संदर्भ में जो गरीबी हो। देखिए किसी की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान, अगर उसे ये भी नहीं मिल रहा, न्यूनतम आवश्यकताएं भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से गरीब है। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक और टर्म आएगा जहाँ पे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये कि किसी के पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये कि अगर आप 4 लोगों को तुलनात्मक रूप से सामने रखते हो, कंपैरेटिवली रखते हो, कंपैरेटिवली अगर आप देखो कि एक कोई गरीब है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ एक कोई सोसाइटी है जहाँ पर 6 कलेक्टर रहते हों, लेकिन 7वां जो है उसी कलेक्ट्रेट में एक क्लर्क है, तो क्लर्क अपेक्षाकृत कलेक्टरों से गरीब है, तो वो रिलेटिवली पुअर है। इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हार्ड करेंसी इज डिफाइंड एज अ करेंसी। हार्ड करेंसी को मुद्रा के किस रूप में परिभाषित किया गया है? और इसका सही आंसर है कि जिसकी वैल्यू बड़ी जल्दी घट जाती है। नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। जो बहुत तेज़ी से अपना मूल्य खो दे तो उसे कहा जाता है हार्ड करेंसी।
आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन इज, मुद्रास्फीति का एक आवश्यक गुण क्या है। आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे हो, मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब जब बाज़ार में किसी भी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती हैं तो इंक्रीज़ इन प्राइस एक इसेंशियल एट्रीब्यूट है, मतलब एक आवश्यक गुण है जो कि मुद्रास्फीति के आते ही हो जाएगा कि कीमतें बढ़ने लगेंगी। हाउएवर देखिए, जब जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तब तब इन्फ्लेशन की कंडीशन बनती है। डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आईफोन 11 प्रो मार्केट में मौजूद है। अगर उस प्रो के ख़रीदने के 3 खरीदार हैं और वो एक ही फ़ोन है, तीनों खरीदार अगर लंबी बोली लगाना शुरू करेंगे, मान लीजिए एक कोई है जो उसके 1 लाख देने के लिए तैयार है, दूसरा कोई है जो उसके लिए 1.25 लाख देने के लिए तैयार है और तीसरा कोई है जो उसके लिए 1.5 लाख देने को तैयार है, तो याद रखिए कि जो सेलर होगा वो हमेशा 1.5 लाख वाले को बेच देगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो। उसके अलावा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई ऐसी नीति है जिस नीति की वजह से काफ़ी सस्ता लोन बैंकों को मिल रहा है या बैंकों में क्रेडिट काफ़ी आ रहा है, तो बैंक उस क्रेडिट को सीधे फॉरवर्ड करते हैं मार्केट में और मार्केट में इन्वेस्ट करके वो बेसिकली मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसी तरह से जब मार्केट में रुपए की अधिकता हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ इन मनी हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी कई बार लोगों के जो पैसे खर्चे करने की काबिलियत बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग खूब पैसे खर्च करते हैं और जब लोग पैसे खर्च करेंगे तो ये डेफिनेटली समझ के चलिए कि कीमतें बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज, उच्च मुद्रास्फीति या निम्न आर्थिक विकास की अवधि को किस रूप में जाना जाता है। जॉन मेयर्ड कीन्स ने इसके बारे में बताया था, स्टैगफ्लेशन। तो चलिए यहाँ पर पीछे चल करके एक बार देख लेते हैं, इसका सही है आंसर नंबर 3 और आगे चल करके इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि स्टैगफ्लेशन आखिर है क्या। देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लो जीडीपी का मतलब ये है कि मार्केट में रिसेशन टाइप का चल रहा है। जब जब मार्केट में रिसेशन होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, रोजगार घटते हैं। पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं और इस एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे बेसिकली पूरे पॉइंट समझ सकते हो। हम डिस्कशन कर रहे हैं 1970 के आसपास, 70 का दशक। अमेरिका के मार्केट में रिसेशन चल रहा था। रिसेशन का मतलब अमेरिका में मंदी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं निर्मित हो पा रहे थे, जनरेशन नहीं था, देयर वाज नो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और हालत वहाँ के ख़राब थे। और उस टाइम पर उन्होंने जब सऊदी अरेबिया के साथ क्रूड ऑयल की डील करनी चाहिए तो सऊदी अरेबिया ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। नाउ दिस इज़ द कंडीशन जहाँ पे सऊदी अरेबिया प्राइसेस बढ़ा रहा है, यानी इन्फ्लेशन है, बट आपका जो मार्केट है, आपका मार्केट पूरी तरह से ख़राब है, यानी आपके मार्केट में तो जॉब्स भी जनरेट नहीं हो रहे। तो ये कंडीशन एक तरह से स्टैगफ्लेशन कही जाएगी। स्टैगफ्लेशन या इसे आप कह सकते हो रिसेशन इन्फ्लेशन। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही होगा। जॉन मेयर्ड कीन्स ने हालांकि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन एक तरह का ऐसा टर्म है जो एक ही साथ इन्फ्लेशन और रिसेशन को दर्शाता है, जबकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये देखते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एजुकेटर नवदीप सिंह 003, और ट्विटर पे भी नवदीप सिंह 003 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।